हिंदी साहित्य में आज सुनिए अप्रवासी भारतीय लेखिका दिव्या माथुर की लिखी हुई कहानी ऊर्जास्विता। दिव्या माथुर जी ब्रिटेन में हिंदी साहित्य जगत की एक नामचीन हस्ती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। शूल केवल फूलों के संग ही नहीं उगते, बल्कि ये हर समाज में शब्दों या अपशब्दों के रूप में अपने विषाक्त डैने फैलाए, चाहे अनचाहे अपनी परिधि में जकड़कर अपने डंक चुभाते हैं, जिसकी असहनीय पीड़ा से व्यक्ति छटपटा कर रह जाता है। अगर वो मरता नहीं तो मरण तुल्य जीवन जीने के लिए अभिशप्त अवश्य हो जाता है। उसकी आत्मा में एक नासूर अवश्य बन जाता है जो हर वक्त रिश्ता रहता है। समाज में उपेक्षित होकर जीने एवं आत्मज्ञान में मनुष्य का आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान सब कुछ चुक जाता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के एक बहुत ही छोटे से गांव उमरी में स्वयं प्रभा का जन्म हुआ था। इस गांव की आबादी लगभग 5000 होगी। स्वयं प्रभा के जीवन की नींव इसी गांव में रखी गई। एक भाई और एक बहन में वो सबसे छोटी थी, इसलिए माता पिता की अधिक लाडली थी। उसके माता पिता ने बड़े ही प्यार दुलार से उसका पालन पोषण किया था। गांव के नैसर्गिक सौंदर्य में उसके बचपन को जीवन का नया अर्थ मिला था। पीपल की छांव में झूले झूलना, बूढ़े बरगद के नीचे बने देवी के मंदिर के अहाते में लुका छिपी खेलना, अमरूद के बगीचे से अमरूद चुरा कर तोड़ना, खाना, पत्थर मारकर कच्चे आम तोड़ना, बेरी झरबेरी के बेर चुनकर खाना, तालाब में नहाना, तैरना, लहलहाते खेत और पास में एक पोखर जिसमें सिंघाड़े की बेल पड़ी रहती थी, उसमें से वो कभी भी कच्चे सिंघाड़े तोड़कर खाती। खेतों में कैथा और इमली के पेड़ भी थे। जब वे पक जाते तो वो बड़े चटकारे लेकर खाती और खेतों की मेड़ों पर छलांग लगाती, कभी ईख और कभी हरे चूने के बूटे उखाड़ कर खाती। बहुत ही मदमस्त जीवन था। किसी अन्य सुख की चाह कभी नहीं हुई। गांव में बालिकाओं के लिए एक छोटी सी पाठशाला थी। एक बाई जी पढ़ाती थीं, जो पढ़ाती कम डांटती मारती ज़्यादा थी। इनकी भी बड़ी अजीब कहानी थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी उनकी कंचन काया और युवावस्था का तेज मुख पर दमकता था। वे देखने में त्याग की सजीव मूर्ति लगती थीं। वे बाल विधवा थीं, जन्म से ही एक नेत्रा थी। पिता भाई के सुख से वंचित थीं। घर में केवल विधवा माँ थी। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए ही नौकरी करती थीं। हर रोज़ 5 मील पैदल चलकर आती जाती थी। पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पता नहीं उन्हें नौकरी कैसे मिल गई थी। जब स्वयं प्रभा 5 बरस की हुई तो शुभ दिन देख माटी पूजन कर उसका नाम इसी पाठशाला में लिखवा दिया गया। स्वयं प्रभा बहुत मेधावी किंतु चंचल स्वभाव की थी। पढ़ाई तो वो पलक झपकते ही कर लेती और कक्षा में सबसे अव्वल रहती। इस तरह बाई जी के क्रोध का भाजन उसे कभी नहीं होना पड़ा। लेकिन दूसरों को पिटता देख और हमेशा बाई जी के हाथ में छड़ी देख वो डरती अवश्य थी। उसे मार खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके साथ उसकी सहेली मालिनी भी पढ़ती थी। वो पढ़ने में कमज़ोर थी, पर इसकी उससे खूब बनती थी। एक दिन वो मालिनी के साथ खेलने उसके घर चली गई, लेकिन मालिनी ये कहकर घर के अंदर चली गई कि वो उसका बाहर इंतज़ार करे, वो अभी आती है। जब वो काफ़ी देर तक नहीं आई तो उसने दरवाजे की आड़ से उसके घर में झांक कर देखा। कई औरतें बैठी बातें कर रही थीं। तभी एक औरत ने उसकी तरफ उंगली दिखाकर दूसरी से पूछा, ये किसकी लड़की है? दूसरी ने कहा, तुम नहीं जानती, ये तो उसी उल्टा पंडिताइन की बेटी है जो दूसरा खत्म कर गई है। दूसरे ने आश्चर्य से हाँ में हाँ मिलाई। ये बात सुनकर स्वयं प्रभा के तन बदन में आग लग गई, किंतु वो कुछ बोल नहीं सकी और चुपचाप अपमान का विष पीकर वहाँ से घर वापस आ गई। कई दिन तक वो उदास रही, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। यूँ तो 7 बरस की आयु कोई अधिक तो नहीं होती, लेकिन स्वयं प्रभा को ये बात अवश्य समझ में आ गई कि ये बात उसकी माँ के लिए सम्मानजनक नहीं थी। उसके हृदय में ये अपमानित क्षण बहुत गहरे बैठ गया। उसके मन में समाज के ऐसे लोगों के प्रति क्षोभ और घृणा उत्पन्न हो गई और उसने मन में कोसते हुए कहा कि समाज के ऐसे लोग ही तो शब्दों के शूल चुभा चुभा कर जिस्म और आत्मा को लहूलुहान करते रहते हैं। वो ऐसे शूल अपने को कभी भी नहीं चुभने देगी। वो बहुत संवेदनशील थी और उसकी उम्र के हिसाब से उसके विचार परिपक्व एवं प्रगतिशील थे। इसलिए माँ के लिए ऐसे अपशब्द सुनकर भी माँ के प्रति उसकी श्रद्धा व सम्मान कम ना होकर और बढ़ भी गया। उसकी माँ बाल विधवा थी। अगर उसने शादी करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहा तो उसमें गलत क्या है?
फिर इसकी सज़ा उसके बच्चों को क्यों मिले? जब उसकी माँ का कोई सहारा न था, तब समाज के कई नर भेड़ियों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था, हमेशा आघात लगाए रहते थे। तब ये समाज के लोग कहाँ थे? 17 बरस की उम्र में ही तो विधवा हो गई थी। ऐसे में पूरी जिंदगी बिना सहारे के गुजारना आसान नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर उसकी माँ ने एक सुदृढ़ सहारा ढूंढ कर शादी कर ली तो इसमें गुनाह कैसे हो गया? वो माँ के बारे में ये सब बातें इसलिए जानती थी क्योंकि कई बार माँ रो रो कर अपनी सहेली को बताते हुए सुना था। जब भी वो माँ को रोते हुए देखती तो वो भी रोने लगती। उसके कोमल हृदय में माँ के लिए और भी प्यार उमड़ता और वो यही सोचती कि वो ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य करेगी जिससे उसकी माँ को खुशी मिले और वो समाज में गर्व से सिर उठाकर जी सकें। बस यही वो दृढ़ संकल्प था जिसे पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध हो गई। समाज को भी जवाब देने का इससे बढ़िया और कोई उपाय उसके पास नहीं था। उसने सोचा उसे और अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी। जब उसने 5वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली, तब उसके सामने समस्या ये थी कि गांव में तो बस एक प्राइमरी स्कूल ही था। आगे की पढ़ाई वो कैसे कर पाएगी? क्या उसके पिता उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज पाएंगे? बहुत ऊहापोह में वो कई दिन तक रही। फिर एक दिन हिम्मत करके वो अपने पिताजी से बोली, मैं भी भैया की तरह आगे पढ़ना चाहती हूँ और उच्च शिक्षा प्राप्त करके कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ। पहले तो पिताजी नहीं माने, लेकिन बेटी की मेहनत और लगन देख कर हाँ कर दी। उसे कस्बे के स्कूल में दाखिल करवा दिया। इस स्कूल में रहने की व्यवस्था भी की। वो अपनी मनचाही मुराद पूरी करने के लिए जी जान से जुट गई। स्वयं प्रभा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ने के सिवा उसके जीवन का और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था। समय बीतता गया और वो डिग्रियां हासिल करती चली गई। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरती हुई आखिर एक दिन उसे उनमें सफलता मिल ही गई और उसकी प्रथम नियुक्ति उप जिलाधीश के पद पर हुई। माता पिता गर्व से फूले न समाते। उसके भाई ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बस एमए कर कॉलेज में कॉमर्स के व्याख्याता बन गए। जीवन के गुजारे भर के लिए कमा लेते थे। बड़ी बहन को पढ़ने में रुचि नहीं थी, इसलिए पिताजी ने उसकी शादी जल्दी ही कर दी थी। स्वयं प्रभा की कर्मठता एवं ईमानदारी के कारण उसकी पदोन्नति शीघ्र होती चली गई और एक दिन वो अपने ही जिले की कलेक्टर बन गई। जब एक दिन वो सरकारी जीप में बैठकर अपने गांव गई तो उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सब झुक झुक कर उसके पांव छूते और कहते, धन्य हो बिटिया, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हम अब शान से कह सकते हैं कि तुम इस गांव की बेटी हो। स्वयं प्रभा ने समाज की उपेक्षा ही को तो अपनी आत्मशक्ति बनाई थी और उसी आत्मविश्वास के बल पर ही तो उसने सब कुछ पाया था। मैं सोचती हूँ काश सभी लड़कियों की सोच उस जैसी होती और तब समाज की उपेक्षा को भी सकारात्मक कार्य करके भी वो अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर पाती। जीवन में चाहे कितना ही घना अंधेरा क्यों ना हो, उसकी सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और सच्ची लगन हर बाधाओं से लड़ने की असीमित ऊर्जा देती है। रास्ते कंटकोपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर पांव लहूलुहान हो जाने पर भी चलने की क्षमता रखते हो तो उसको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। संसार की हर महान बनने वाली महिलाओं के रास्ते भी तो आसान नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ एवं दमखम से ही वो प्राप्त किया होगा जो उन्हें चाहिए था। और रास्ते तो कई हैं, बस उन पर चलने की देर है। काश सभी स्वयं प्रभा जैसी ऊर्जस्विता बन सकें। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे उन महिलाओं से भी तो मिलना है जिन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया है। मालिनी के घर जाकर, कैसी हैं काकी जी? क्या आपने मुझको पहचाना? मैं पंडिताइन की बिटिया हूँ। ये सुनकर वे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बिटिया तुम्हें कौन नहीं जानता, हमें माफ़ कर दो। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू छलछला आए। उसने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। मन का मैल तो कब का धुल चुका था। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई एक सकारात्मक सोच की कहानी ऊर्जस्विता। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।